चलो आगे बढ़ जाते हैं अब डाइजेशन ऑफ फूड। अभी तक आपने बॉडी को समझा, ह्यूमन बॉडी को समझा, किस पार्ट को, जो डाइजेशन में इन्वॉल्व था। एलिमेंट्री कैनाल को समझा और उसके साथ साथ में जो डाइजेशन में ग्लैंड्स हेल्प करते थे वो आपने समझा। अब बेटा आपको समझना है डाइजेशन ऑफ फूड होती कैसे है। ये जो अपने ग्लैंड्स पड़े उनसे एंजाइम्स आएंगे, वो एंजाइम कार्ब प्रोटीन फैट को तोड़ेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, किस पीएच पर तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, वो चीज़ें अब हमें देखनी है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। कहाँ डाइजेशन स्टार्ट होती है? स्टमक में? नहीं, ओरल कैविटी में डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। इट इज़ एकम्प्लिश्ड बाई मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस। यही चीज़ हमने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ी थी। मैकेनिकल क्या, पेरिस्टाल्सिस हो रही है, स्टमक में चर्निंग मूवमेंट्स हो रही है, एंड केमिकल प्रोसेस तो है ही सारी, एंजाइमेटिक प्रोसेस। ठीक है, बक्कल कैविटी ने दो काम किए, एक तो खाने को चबाकर छोटे छोटे टुकड़े कर दिया और निगलना हमारे लिए इजीली बना दिया सलाइवा के साथ इसको मिक्स करके। दांतों और ज़बान ने क्या कर दिया, सलाइवा के साथ खाने को मिक्स कर दिया, चबाया, दांतों ने, सलाइवा आई और खाने को थॉरोली मिक्स कर दिया। ठीक है, और इसको बोलस बना लिया। व्हाट इज़ बोलस? छोटा सा गोलू सा स्ट्रक्चर जो चबा चबा के खाने को अल्टीमेटली आप बना देते हो निगलने से पहले। Mucus in saliva helps in lubrication and adhering the masticated food particles into a bolus। अब सलाइवरी जूस में मैंने आपको कहा था पानी होता है, लाइसोजाइम होता है, एंटीबॉडीज़ होती है, सलाइवरी एमाइलेस होता है, म्यूकस भी होता है। म्यूकस हमने किधर पढ़ा था? पिछले लेक्चर्स में याद है? म्यूकस हमने पढ़ा था इंटेस्टाइन में सिक्रीट होता है, गोबलेट सेल्स करते हैं सिक्रीट, चिपचिपा होता है, फिसलन वाला होता है, फीसेस को पास करने में हेल्प करता है। अब सलाइवा में थोड़ा सा म्यूकस होता है, चिपचिपा है और फिसलन वाला है। फिसलन वाला है तो क्या करेगा, खाने को निगलने में आसान बना देगा। चिपचिपा है तो क्या करेगा, खाने के फूड पार्टिकल्स को आपस में जोड़े रखेगा। तो एक गोलू सा फिसलन वाला स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम बोलस कहते हैं। देखो इधर, दिस बोलस इज कन्वेड इनटू द फेरिंग्स, माउथ ओरल कैविटी। उसके बाद क्या आता था? फेरिंग्स, जो कि कॉमन पैसेज था। अब मुंह से खाना उधर फेरिंग्स में जाएगा और फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस में जाएगा। ईसोफेगस में कैसे जाएगा? हम निगलेंगे, स्वेलोइंग। स्वेलोइंग को कहते हैं डीग्लूटिशन। ठीक है, डीग्लूटिशन से कुछ और मत समझना, डीग्लूटिशन मीन्स स्वेलोइंग, याद कर लो ये चीज़। अब बोलस ईसोफेगस में नीचे जाएगा, कैसे? मसल कंट्रैक्शंस होंगी, पेरिस्टाल्सिस होगी। जैसे खाना अगर यहाँ पे है तो इधर कंट्रैक्शन होगी, इसके नीचे रिलैक्सेशन होगी, खाना नीचे आ गया, फिर उधर कंट्रैक्शन होगी, नीचे रिलैक्सेशन होगी, ऐसे खाने को हम नीचे नीचे धकेलते जाएंगे। बोलस passes down through esophagus by successive wave of muscle contractions known as peristalsis। ठीक है, ईसोफेगस से नीचे पहुंचेगा, अब इसको स्टमक में जाना है। अब बेटा याद करो, ईसोफेगस और स्टमक के बीच में क्या होता था? ये डायग्राम याद है? ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक स्फिंक्टर था, गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। अब ये स्फिंक्टर खुलेगा और खाना स्टमक में जाएगा। यस और नो? यस। द गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ फूड इनटू द स्टमक। ठीक है, ओरल कैविटी में जो सलाइवा सीक्रेट हुई थी उसके अंदर अभी तक मैंने 5 चीज़ें बताई, अभी और याद कर लो। क्या था सलाइवा में? पानी था, एंटीबॉडीज़ थे, लाइसोजाइम था, सलाइवरी एमाइलेज था, म्यूकस था, इसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट, ये सब आयंस होते हैं, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड बाइकार्बोनेट, और एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज बोले तो टायालिन, एंड देखो लाइसोजाइम का एनसीईआरटी में भी लिखा है। ठीक है, ये इसने कॉन्स्टिट्यूएंट्स बता दिए सलाइवरी जूस में क्या क्या होता है। लाइसोजाइम का काम है बैक्टीरिया मारना, इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या काम है देखते हैं, और एंजाइम का क्या काम है? डाइजेशन में हेल्प करना। केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी। देखो केमिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो कंफ्यूज मत होना। अगर ये मैकेनिकल प्रोसेस बोलता तो यस, बक्कल कैविटी में स्टार्ट हुई, लेकिन केमिकल प्रोसेस बच्चे को लगता है कि स्टमक में स्टार्ट होती है, स्टमक में एंजाइम सेट करेंगे। नहीं, जैसे ही आपने खाना खाया, आप खाने को चबा रहे हो तो थूक के अंदर, सलाइवा के अंदर एक एंजाइम है जो वहीं पर केमिकल प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है डाइजेशन की। किधर? ओरल कैविटी में, नॉट इन द स्टमक। स्टार्ट ओरल कैविटी में हो रहा है, स्टमक से स्टार्ट नहीं हो रहा है। एंजाइम क्या? एंजाइम का एक्शन इज हाइड्रोलिटिक। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है जो वाटर के प्रेजेंस में अपना काम कर देते हैं, हाइड्रोलिसिस के थ्रू काम करते हैं। किसको तोड़ता है ये? सलाइवरी एमाइलेज एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट।
ये सबस्ट्रेट हो गया। तो मुंह में किसकी डाइजेशन हुई? फैट की? नहीं। प्रोटीन की? नहीं। कार्बोहाइड्रेट की? यस। किसने की? सलाइवरी एमाइलेज ने की। कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च हो गया। 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हेयर बाय दिस एंजाइम एट एन ऑप्टिमम पीएच ऑफ 6.8। किसमें तोड़ा? डाइसैकेराइड में, माल्टोज में। साइड में लिख देता हूँ मैं, हम पढ़ क्या रहे हैं। ओरल कैविटी में केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट हुआ। प्रोटीन्स पर हुआ? नहीं हुआ। फैट पर हुआ? नहीं हुआ। कार्बोहाइड्रेट पर हुआ? यस। किस कार्बोहाइड्रेट पर हुआ? स्टार्च पर हुआ। व्हाट इज स्टार्च? इट इज़ ए पॉलीसेकेराइड। इस पर किसने एक्ट किया? सलाइवरी एमाइलेज। ऊपर लिख देता हूँ, सलाइवरी एमाइलेज ने एक्ट किया। किस पीएच पर एक्ट किया? पीएच 6.8, स्लाइटली एसिडिक पीएच पर एक्ट किया। किस चीज़ में तोड़ दिया इसको? माल्टोज में तोड़ दिया। व्हाट इज माल्टोज? इट इज़ ए डाइसैकेराइड। किस चीज़ से बना है ये? 2 ग्लूकोज रेसिड्यू। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज बनता है। ठीक है बेटा, अभी भी ग्लूकोज में नहीं टूटा, डाइसैकेराइड में टूटा है। कितना? 30%। अगर आपने 100 ग्राम खाया है, लगभग 30 ग्राम स्टार्च ओरल कैविटी में हाइड्रोलाइज हो जाएगा। लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा, इट एक्ट्स एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट, और इन्फेक्शन से रोकता है। फिर इसके साथ एंटीबॉडीज़ भी होती है। ठीक है, ध्यान देखो, यही रिएक्शन इसने दी है। स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है 6.8 pH पर। कौन तोड़ता है? सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, अब उसके आगे फेरिंक्स कोई एंजाइम नहीं है, इसोफेगस कोई एंजाइम नहीं है, सीधे पहुंच गए हम स्टमक में। म्यूकोसा ऑफ स्टमक, बताया था ये गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाएगा। इट हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, पहले भी पढ़ा था, याद आ रही है वो लाइन? चलो दिखा देता हूँ। म्यूकोसा, देखो, म्यूकोसा ऑल्सो फॉर्म्स ग्लैंड इन द स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड। यही लाइन अब इधर इसने लिखी है, म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज़ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। These gastric glands have 3 major type of cells। ठीक है, इन गैस्ट्रिक ग्लैंड में 3 तरीके के सेल होंगे, म्यूकस नेक सेल, चीफ सेल और पेप्टिक सेल, पैराइटल सेल। म्यूकस नेक सेल्स, नाम से ही पता चल रहा है क्या सिक्रीट करेंगे बेटा? म्यूकस सिक्रीट करेंगे। सेकंड कैटेगरी में सीपी, ऐसे याद कर लो, सीपी मतलब चीफ सेल या पेप्टिक सेल। चीफ सेल से क्या समझते हो? मेन सेल। स्टमक का मेन काम क्या है? डाइजेशन के रिलेटेड एक एंजाइम प्रोड्यूस करना, पेप्सिन। तो पेप्सिन मेन एंजाइम है, वो मेन सेल प्रोड्यूस करेगा। मेन सेल बोले तो चीफ सेल। देखो, म्यूकस नेक सेल म्यूकस सिक्रीट करेगा। क्या है म्यूकस? चिपचिपी फिसलन वाली लेयर, ये स्टोमक की दीवारों पे चिपक जाएगी ताकि एसिड स्टोमक की दीवार को जलाए ना। चीफ सेल और पेप्टिक सेल, it secrete an enzyme pepsinogen, it is a proenzyme। क्या होता है प्रोएंजाइम? प्रोएंजाइम का मतलब इनएक्टिव एंजाइम, अभी ये अपना काम नहीं कर सकता, अभी ये हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकता। इनएक्टिव एंजाइम्स के आगे हम ओजन, जन लगा देते हैं। जैसे मेन एंजाइम पेप्सिन है, अगर ये इनएक्टिव है तो इट इज़ कॉल्ड एज पेप्सिनोजन। तो इसको कोई चाहिए एक्टिवेट करने के लिए। इनएक्टिव स्टेट में हमें ये क्यों चाहिए? क्योंकि बार बार ये एक्टिव होगा तो ये सब चीज़ों को डाइजेस्ट कर देगा, पेट को ही डाइजेस्ट कर लेगा अगर म्यूकस कहीं पे वीक पड़ गया तो इसलिए प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन सिक्रीट होता है। कहाँ से? बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो सेल है, चीफ सेल है, पेप्टिक सेल है, वो प्रोएंजाइम सिक्रीट करता है, वो एक्टिव फॉर्म में इसको सिक्रीट नहीं करता है। थर्ड कैटेगरी ऑफ सेल इज ऑक्जेंटिक सेल्स और पैराइटल सेल्स। ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल्स। देखो, पैराइटल से आप याद क्या कर सकते हो? पैराइटल और पेरेंट। पेरेंट का क्या होता है कि मैं प्रोटेक्ट करूं अपने बच्चे को, तो पैराइटल सेल से पेरेंट याद कर सकते हो। पेरेंट मतलब प्रोटेक्शन। तो पैराइटल सेल स्टोमक को प्रोटेक्ट करेगा। किससे प्रोटेक्ट करेगा? HCl से प्रोटेक्ट करेगा। नहीं सॉरी, थोड़ा उल्टा हो गया। पैराइटल सेल्स प्रोटेक्शन का काम तो म्यूकस ने कर दिया, म्यूकस नेक सेल से आ गया। पैराइटल सेल्स HCl सिक्रीट करेंगे, पैराइटल सेल्स HCl सिक्रीट करेंगे। उस एनालॉजी को भूल जाओ। जो पैराइटल सेल है, ऑक्जेंटिक सेल है, ये HCl सिक्रीट करेंगे। इसको ऐसे याद कर लो। म्यूकस नेक सेल से पता है म्यूकस आ गया एसिड से बचाने के लिए। चीफ सेल, मेन सेल, उन्होंने मेन एंजाइम पेप्सिनोजन सिक्रीट कर दिया। आपके पास एंजाइम आ गया, आपके पास
प्रोटेक्शन आ गई एसिड के खिलाफ। अभी तो एसिड ही नहीं आया, एसिड कहाँ से आएगा? लास्ट पे जो बचा क्या बचा आपके पास? पैराइटल सेल बचा और ऑक्जेंटिक सेल बचे। तो ये सेल्स क्या करेंगे? HCl की प्रोडक्शन करेंगे। दीज सेल्स सिक्रीट HCl और साथ में ही इंट्रिंसिक फैक्टर, के सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करते हैं। क्या होता है ये इंट्रिंसिक फैक्टर? ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। हमने पढ़ा था ना फूड में मेजर क्या होता है? कार्ब, प्रोटीन, फैट। माइनर क्या होता है? विटामिन, मिनरल्स। तो विटामिन में ही बहुत सारे होते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, B कॉम्प्लेक्स, फैट सॉल्युबल विटामिन, ऐसे अधिक करके याद कर सकते हो, ADEK, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, दीज आर फैट सॉल्युबल। और B कॉम्प्लेक्स वाले B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12 ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। उसी में एक विटामिन होता है विटामिन B12, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमें इस के सेल्स इंट्रिंसिक फैक्टर की ज़रूरत चाहिए, हमें ज़रूरत पड़ता है। कहाँ से आता है ये? पैराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल से आता है। फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। हाईलाइटेड पे मत जाना, NCERT को सारा ही हाईलाइट समझो। सर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो मैंने हाईलाइट नहीं किया, ऐसा नहीं है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। अब स्टोमक के बारे में आगे की कहानी। स्टोमक खाने को 4 से 5 घंटे तक स्टोर करता है ताकि अच्छे से वो इसको एक्ट कर पाए फूड के ऊपर। फूड मिक्सेस थॉरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टोमक बाय चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्क्यूलर वॉल एंड इट इज़ नाउ कॉल्ड एज काइम। ऊपर जो आपने गोलू सा स्ट्रक्चर बनाया था दैट वाज बोलस। अगर कोई पूछेगा बोलस, दैट वाज स्लाइटली एसिडिक 6.8 pH में। अब वो स्टमक में आया। स्टमक में याद करो मैंने कहा था एक एडिशनल ओब्लीक लेयर होती है, NCERT में देखो लिखा है। तो इसमें मस्क्यूलर कंटेंट स्टमक में ज़्यादा है, मसल की कंट्रैक्शन होगी तो ऐसे चर्निंग मूवमेंट करेगा वो फूड की। तो इससे क्या होगा? खाना पूरा मिक्स हो जाएगा, अंदर जो भी है एसिड है, एंजाइम है, पूरा अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको बोलस नहीं कहेंगे, अब इसको बोलेंगे काइम। सॉरी, अब क्या बोलेंगे इसको? काइम। किधर है काइम? स्टमक में है काइम। अब ये स्लाइटली एसिडिक नहीं रहेगा, हाईली एसिडिक रहेगा, HCl आ गया है। अब समझ रहे हो? अब जो आपका प्रो एंजाइम था पेप्सिनोजन जो सिक्रीट किया था चीफ सेल ने, वो एक्टिवेट कैसे होगा? जैसे ही वो HCl के टच में आएगा, HCl उसको एक्टिवेट कर देता है। ऑन एक्सपोजर टू HCl ये कन्वर्ट हो जाता है अपने एक्टिव फॉर्म में, विच इज़ पेप्सिन। व्हाट इज पेप्सिन? प्रोटियोलिटिक एंजाइम। लिटिक मतलब लाइसिस, तोड़ देना, प्रोटियो मीन्स प्रोटीन्स। तो पेप्सिन इज प्रोटीन को तोड़ देने वाला एंजाइम स्टोमक के अंदर। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स। प्रोटीन्स क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स, मतलब अमाइनो एसिड का बड़ा सा स्ट्रक्चर, वही तो है प्रोटीन। उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दो, इट बिकम्स ए स्मॉल पेप्टाइड। बोले तो प्रोटियोज, पेप्टोन, इसमें तोड़ देता है पेप्सिन प्रोटीन्स को। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ल्यूब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सकोरिएशन बाय हाईली कंसंट्रेटेड HCl। क्या कह रहा है ये? HCl बहुत ज़्यादा एसिडिक है, pH 1.8, 7 होता है न्यूट्रल, 1.8 ये 1 के पास है, बहुत ज़्यादा एसिडिक है। अब स्टोमक को ही कहीं ये खा ना जाए, उसको बचाना होता है। कौन बचाते हैं? देखो म्यूकस भी मैंने बताया, म्यूकस बचा लेगा, लेकिन साथ ही साथ बाइकार्बोनेट, इधर देखो क्या क्या लिखा है। म्यूकस तो बचाता ही है, इसके साथ बाइकार्बोनेट HCO3-, ये भी स्टोमक को बचाता है। किससे बचाता है? HCl से बचाता है, ताकि स्टोमक को जला ना दे, डाइजेस्ट ना कर दे HCl। म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन ल्यूब्रिकेशन। और म्यूकस है तो ल्यूब्रिकेशन भी देता है और प्रोटेक्शन भी देता है म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सकोरिएशन। एक्सकोरिएशन बोले तो जलाना, फ्रॉम हाईली कंसंट्रेटेड HCl। HCl ने स्टोमक में एसिडिक pH बना दिया 1.8, विच इज़ ऑप्टिमल फॉर पेप्सिन्स। ये जो मैंने कहानी ऊपर लिखी थी ये ओरल कैविटी की थी। अब हम देखते हैं स्टोमक में क्या हुआ। स्टोमक में कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन नहीं होती है, प्रोटीन्स की होती है, फैट्स की थोड़ी सी होती है, क्योंकि थोड़ा सा गैस्ट्रिक लाइपेस स्टोमक में प्रेजेंट होता है। अब देखो मेन प्रोटीन्स की डाइजेशन हो रही है, किस में टूट रहे हैं? वो पेप्टाइड्स में टूट रहे हैं। व्हाट इज प्रोटीन? इट इज़ ए पॉलीपेप्टाइड। कौन तोड़ रहा है? पेप्सिन।
कितने pH पर तोड़ रहा है? 1.8। पेप्टाइड्स में बोले तो प्रोटियोज एंड पेप्टोन्स, छोटे छोटे टुकड़े प्रोटीन्स के। यस और नो? यस। हाँ, अब देखो, रेनिन इज ए प्रोटियोलिटिक एंजाइम फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स, छोटे बच्चों में, विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। छोटे बच्चे दूध पीते हैं, उनका मेन डाइट दूध होता है, तो दूध में प्रोटीन्स होते हैं, उन प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए छोटे बच्चों के पेट में होता है रेनिन, होता है ना रेनिन। नो, ध्यान से देखो स्पेलिंग, डबल एन, ये रेनिन होता है। व्हाट इज दिस? इट इज़ ए हार्मोन। कहाँ से आता है? किडनी से आता है। किस में काम करता है? ब्लड प्रेशर में काम करता है। डाइजेशन में कोई काम इसका नहीं है, तो डाइजेशन में रेनिन का काम है, जो बस बच्चों में प्रेजेंट है मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने के लिए। इलियम, IUM, EUM, याद है ना? सिमिलरली रेनिन की कहानी है। स्मॉल अमाउंट्स ऑफ लाइपेसेस आर ऑल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लगता है कि लिपिड्स की डाइजेशन सारी इंटेस्टाइन में ही होती है, बट नहीं, गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रेट होता है थोड़ा सा। इज दिस क्लियर? स्टमक तक की कहानी क्लियर है?